अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर मारिया हेयर। आज मैं जर्ड इन प्रेगनेंसी पर बात करूंगी। प्रेगनेंसी में जर्ड, हार्ट बर्न या तजाबियत का होना बहुत कॉमन है। तकरीबन 30 से 80% प्रेग्नेंट लेडीज़ इससे मुतासिर होती हैं। प्रेगनेंसी में इसकी एक अहम वजह यह है कि प्रेगनेंसी में सेक्स हार्मोन्स ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से वो स्फिंक्टर, डोर या दरवाज़ा जो स्टमक में मौजूद एसिड को खुराक की नाली में जाने से वापस रोकता है, वो रिलैक्स यानी ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से एसिड आराम से खुराक की नाली में रिफ्लक्स हो जाता है यानी चला जाता है। इसके अलावा क्योंकि प्रेगनेंसी में वेट इंक्रीज़ कर रहा होता है, तो इस वेट इंक्रीज़ करने की वजह से एब्डोमिनल प्रेशर ज़्यादा होता है यानी पेट पर दबाव पड़ता है, और ये जो एसिड है ये खुराक की नाली में जाता है यानी रिफ्लक्स होता है, जिसकी वजह से हामला खातून को सीने में जलन और मैदे में तकलीफ़ की शिकायत होती है। ये घबराने वाली बात नहीं होती क्योंकि प्रेगनेंसी की वजह से ऐसा है, और ज़्यादातर ये मसला हमल के बढ़ने के साथ साथ बढ़ जाता है। एक अहम बात याद रखने वाली ये है कि अगर किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को एपिगैस्ट्रिक पेन यानी स्टमक में तकलीफ रहती है तो प्री क्लेम्सिया को ज़रूर रूल आउट करवा लें। यानी ऐसी प्रेग्नेंट लेडी हामला खातून का बीपी ज़रूर चेक करवा लें, क्योंकि स्टमक में या एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन का रहना और बीपी अगर 140/90 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से ज़्यादा आता है यानी 140/90 से ज़्यादा आता है, या इसके अलावा और अलामात जैसे सर में दर्द का रहना और नज़र में धुंधलाहट का आना, जिस्म में सोजिश का आना, ये प्री क्लेम्सिया की अलामात हो सकता है, तो डॉक्टर से फ़ौरन रजू करें। इसके अलावा डॉक्टर आपको यूरिन एनालिसिस फॉर प्रोटीन टेस्ट करवाएगा, यानी यूरिन में प्रोटीन को चेक किया जाएगा। अगर प्रोटीन एक ख़ास मिकदार में यूरिन में ज़्यादा आता है तो ये प्री एक्लेम्सिया के साइंस होंगे। ये प्री एक्लेम्सिया माँ और बच्चे की जान दोनों के लिए बहुत ख़तरनाक होता है, इसीलिए आपने एपिगैस्ट्रिक पेन या स्टमक की पेन को लाइट नहीं लेना और डॉक्टर से रजू करवाना है। इसीलिए आपने एपिगैस्ट्रिक पेन या सीने की जलन या स्टमक की पेन को लाइट नहीं लेना, पेशेंट का बीपी ज़रूर चेक करवाना है। अब हम बात करते हैं इसके इलाज की। इसका बेहतरीन इलाज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, यानी आपने अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है। आपने हेल्दी बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करना है इन पोर्शंस। इसके अलावा आपने ईट फ्रिक्वेंटली स्मॉल मील्स के रूल को अपनाना है, यानी आपने अपने मील्स को स्मॉल मील्स में डिवाइड करना है और दिन में 5 से 6 दफ़ा खाना है, यानी स्टमक को, मैदे को ज़्यादा देर तक खाली नहीं रखना वरना एसिडिटी प्रोड्यूस होगी। इसके अलावा आपने खाना खाने के बाद पानी नहीं इस्तेमाल करना, या खाने के दौरान हमेशा खाना खाने से पहले पानी का इस्तेमाल करना है, और खाना खाने के बाद आप गुड़ या शक्कर जो है थोड़ा सा ज़रूर इस्तेमाल कर लें अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो। इसके अलावा आपने स्पाइसेस और फैटी फूड को अवॉइड करना है, और इसके अलावा आपने कोल्ड ड्रिंक्स प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी। नाश्ते में कोशिश करें कि जौ का दरिया का इस्तेमाल करें, इससे एसिडिटी जो है वो कम होती है। इसके अलावा सौंफ और पुदीने को अगर पानी में उबाल कर दिन में 2 से 3 बार पिया जाए, इससे भी एसिडिटी कम होती है। इसके अलावा ऐसी सब्जियों का इस्तेमाल करें जिससे एसिडिटी कम हो, जैसे पालक और खीरों का इस्तेमाल, और फ्रूट्स में केलों का और मेलन का इस्तेमाल बेहतरीन है। इसके अलावा इसबगोल का छिलका भी एसिडिटी को कम कर सकता है। 2 चम्मच इसबगोल आपने रात को पानी में या दूध में मिक्स कर पीना है, तो इससे भी एसिडिटी कम होगी। इसके अलावा ठंडे दूध को पीने से भी एसिडिटी कम की जा सकती है। आपने खाना खाने के बाद फ़ौरन नहीं लेटना, एटलीस्ट 3 घंटे के बाद आपने सोना है। आप सिर्फ़ और सिर्फ पानी पी सकते हैं इस दौरान, और आपने जब भी सोना है तो आपका सर आपके बॉडी लेवल से ऊपर होना चाहिए, यानी तकिया जो है वो बड़ा होना चाहिए। इसके अलावा आपने लूज़ फिटिंग क्लॉथ्स पहने हैं ताकि एब्डोमेन पे पेट पर प्रेशर ना पड़े, तो खुले कपड़ों का इस्तेमाल करना है। अवॉइड करना है कॉन्स्टिपेशन, कोशिश करें कि कब्ज़ ना होने पाए। अगर इन तमाम स्टेप्स पर अमल करने के बावजूद भी आपको आराम नहीं आता तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें ताकि वो आपको मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ड्रग ऑफ चॉइस या सबसे अहम मेडिसिन जर्ड में जो देनी चाहिए सबसे पहले अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल गाइडलाइंस, वो एंट एसिड एंड सुक्रालाफेट है। जब आपको डॉक्टर्स एंट एसिड्स प्रिस्क्राइब करते हैं तो मार्केट्स में कई किस्म के एंट एसिड्स मौजूद हैं, लेकिन आपने वो यूज़ करने हैं जो प्रेगनेंसी में सेफ़ हैं। तो प्रेगनेंसी में एल्यूमिनियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कंटेनिंग जो एंट एसिड्स हैं वो सेफ़ होते हैं, जैसा कि कैल्शियम कार्बोनेट कंटेनिंग एंट एसिड सेफ़ होगा,
इसके अलावा एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड सेफ होगा प्रेगनेंसी में। लेकिन अगर आपका 7वां, 8वां और 9वां महीना चल रहा है और आपको जर्ड या हार्टबर्न की शिकायत है तो आपने मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड नहीं लेना। ठीक है, ये लास्ट ट्राइमेस्टर में सूटेबल नहीं होता। इसके अलावा और बहुत अहम चीज़ ये है कि जब भी आप कोई भी एंटासिड लें तो मोस्टली वो कॉम्बिनेशन में होता है, तो उस कॉम्बिनेशन में आपने केमिकल फार्मूला ज़रूर पढ़ना है। मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट ये आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना, ये बहुत ख़तरनाक है बच्चे के लिए। मेडिकल स्टूडेंट्स और नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए मैं बताती चलूँ कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसको लेने से बेबी में फीटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, हाइपोटोनिया होता है और नेफ्रोलिथियासिस होता है। वैसे आम पब्लिक के लिए ये एंटासिड बहुत अच्छा है, लेकिन प्रेगनेंसी में इसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट। इसके अलावा आपने सोडियम बाइकार्बोनेट कंटेनिंग एंटासिड नहीं लेना प्रेगनेंसी में, तो ये आपने केमिकल फार्मूला ज़रूर पढ़ना है। मेडिकल स्टूडेंट्स और नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए मैं बताती चलूँ कि इसको लेने से मेटाबॉलिक अल्कलोसिस एंड फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है प्रेगनेंसी में। इसके अलावा एक एग्जाम्पल के लिए मैंने एक ब्रांड की पिक्चर यहाँ लगाई है, सिर्फ ये शो करने के लिए। आप देखिए सोडियम एल्जीनेट, जिसे ये शो किया हुआ है यहाँ पर, ये एक अच्छा एंटासिड है, ये आप प्रेगनेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट आप प्रेगनेंसी में इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो इस ब्रांड का ये वाला एंटासिड जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड है, ये आपने प्रेगनेंसी में नहीं लेना। ऐसा एंटासिड लेना है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट अलग हो या फिर सोडियम एल्जीनेट हो। इसीलिए डॉक्टर्स आपको एंटासिड प्रेस्क्राइब कर देंगे, लेकिन आपने मार्केट से कौन सा खरीदना है, ये 2 बातों का याद रहे। एक सोडियम बाइकार्बोनेट और दूसरा हमारे पास कौन सा, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, ये उन एंटासिड्स में मौजूद ना हो। दूसरी अहम मेडिसिन जो है वो सुक्रल्फेट है। कोशिश करें कि सुक्रल्फेट जो है वो आप लिक्विड फॉर्म में लें और एंटासिड्स भी लिक्विड फॉर्म में लें, ताकि वो एसोफेगस यानी खुराक की नाली को प्रॉपरली कोट करें। अगर एंटासिड्स या सुक्रल्फेट से आराम नहीं आता तो फिर आपका डॉक्टर आपको H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो है वो प्रेस्क्राइब करेगा, जिसमें सेमेटिडीन और रेनिटिडीन जो है वो शामिल हैं, और कोशिश करें ये भी आप लिक्विड फॉर्म में लें तो बेहतर है। अगर इनसे आराम नहीं आता तो जो लास्ट ऑप्शन बचता है वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स है, यानी PPIs, जिसमें ओमेप्राजोल वगैरह आता है। कोशिश करें कि इसको प्रेगनेंसी में अवॉइड करें। मेरे पास मोस्टली जो पेशेंट्स आते हैं जब उनको हार्ट बर्न वगैरह होती है तो मोस्टली वो ओमेप्राजोल ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करना चाहती थी वो यही है कि PPIs को आप सबसे लास्ट ऑप्शन रखें। इसको इस्तेमाल करने से ये देखने में आया है कि फीटल लॉस या मिसकैरेजेस के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसकी हाई डोज इस्तेमाल करने से ये एज अ टेरेटोजेनिक यानी बच्चे में नुक्स भी पैदा हो सकता है। इसीलिए ये लास्ट ऑप्शन होनी चाहिए या इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास अदर ऑप्शंस मौजूद हैं। कोई भी आपने मेडिकेशन यूज़ करनी हो तो अपनी गायनोकोलॉजिस्ट से ज़रूर रुजू करें, ऐसे आप इस्तेमाल कोई भी मेडिसिन ना करें। अपना ख्याल रखें, क्योंकि ये 2 ज़िंदगियों का सवाल है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी आपने क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।